नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम 17 तारीख को जिन स्टूडेंट को देना है वो इस वीडियो के कंप्लीट क्वेश्चन को देखें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर संधारित्र का होता है। मतलब कहने का है कि मोटर में जो स्टार्टर के रूप में कैपेसिटर काम करता है वह किस टाइप का कैपेसिटर होता है। तो याद रखिएगा, पेपर टाइप का कैपेसिटर हम मोटर सर्किटों में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पेपर टाइप का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें याद रखिएगा एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है वो डीसी पे वर्क करता है और उसकी पोलैरिटी होती है फिक्स। मतलब कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव पोलैरिटी दी जाती है और उसका जब हम कनेक्शन करते हैं तो पोलैरिटी का विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि आप उसकी पोलैरिटी को विपरीत कनेक्शन कर देते हैं तो फिर वह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस फिगर को देख करके आपको ये बताना है कि ये केबल में किस प्रकार के ज्वाइंट का फिगर दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो केबल का ज्वाइंट है इसे हम ट्विस्टेड ज्वाइंट कहते हैं, या इसी को हम ऐठा हुआ ज्वाइंट कहते हैं, या इसी को हम पिगटेल ज्वाइंट भी कहते हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पिगटेल जोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या हमने बताया, तो ट्विस्टेड जोड़ या ऐंठा हुआ जोड़। अब यहाँ इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा इस प्रकार का ज्वाइंट जो होता है वह बिल्कुल कमज़ोर ज्वाइंट होता है। इसका यूज़ हम करते कहाँ पे हैं, तो जहाँ पे हम सर्किट बोर्ड बनाते हैं तो उस सर्किट बोर्ड में लूपिंग करने के वक्त इस प्रकार के ज्वाइंट का हम यूज़ करते हैं। अगर इसका यूज़ ओवरहेड लाइन में, तो ओवरहेड लाइन में इसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि यह ज्वाइंट जो होता है कमज़ोर होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा इस ज्वाइंट का जो प्रयोग किया जाता है वह बोर्ड में लूपिंग के रूप में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि IEE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल विनिमय में 52A के अनुसार डीसी 2 तार परिपथ में धनात्मक जो वायर होगा वह किस कलर का होगा, आपको आंसर करना है। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत डीसी सर्किट है और 2 वायर सर्किट है, तो उसमें जो पॉजिटिव वायर यानी फेज वायर जो जाएगा वह किस कलर का होगा, आपको आंसर करना है। तो याद रखिएगा वो कलर जो होता है वो रेड होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखिएगा कि एक 3 फेज संतुलित डेल्टा कनेक्शन है में 440 वोल्ट की लाइन वोल्टता है, फेज वोल्टता बतानी है। तो यहाँ पे कनेक्शन 2 आएंगे, एक स्टार आ जाएगा और एक डेल्टा आ जाएगा। अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा ये है और डेल्टा में लाइन जो वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज के बराबर होता है और लाइन जो करंट होती है वह √3 फेज करंट हो जाती है। और इसमें जो पावर होता है वह लाइन के अगर टर्म में कहा जाए तो √3 VL/IL cos phi हो जाता है। अगर फेज के टर्म में कहें तो 3 VPH/IPH cos phi हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक स्टार कनेक्शन भी आएगा, तो स्टार कनेक्शन में क्या रिलेशन होगा, तो स्टार कनेक्शन में होता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज हो जाता है। अब यहाँ पे लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट के बराबर होती है और इसमें पावर की बात करें लाइन के टर्म में तो सेम हो जाएगा डेल्टा के, यानी √3 VL/IL cos phi हो जाएगा। अगर हम
फेज के टर्म में पावर बोलें तो 3 VPH IPH cos फाई हो जाएगा। दोनों में पावर सेम होते हैं, वोल्टेज और करंट में रिलेशन आपस में उल्टा होता है। अब आइए क्वेश्चन पे। यह जो क्वेश्चन है कि डेल्टा कनेक्शन है और लोड जो है वो बैलेंस है और वोल्टेज जो है वह 440 वोल्ट की लाइन वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज पूछा है और डेल्टा का हमने कंडीशन ये बताया है। तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा में कंडीशंस क्या है कि लाइन वोल्टेज जो होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर है। अब लाइन वोल्टेज यहाँ पे कितना है तो 440 वोल्ट का है, तो फिर फेज वोल्टेज भी 440 वोल्ट का होगा। इसलिए क्योंकि डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 440 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यह जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है कि स्विच फेज चालू केबल में जुड़ा है या नहीं। मतलब कोई सर्किट है, उस सर्किट में यह परीक्षण करना है हमें कि कोई कनेक्शन अगर बनाए हैं और प्रॉपर कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानने के लिए हम कौन सी टेस्टिंग करते हैं। तो याद रखिएगा, यह जो टेस्टिंग होती है पोलैरिटी टेस्टिंग होता है। अब पोलैरिटी टेस्टिंग होती क्या है कि प्रॉपर कनेक्शन का पता लगाने के लिए हम पोलैरिटी टेस्ट का उपयोग करते हैं और पोलैरिटी टेस्ट का ही दूसरा नाम ध्रुवता परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवता परीक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि गीजर के बाहरी आवरण और आंतरिक टैंक के बीच का स्थान से भरा होता है। गीजर है तो गीजर का कुछ शेप ऐसा होगा, इसमें कह रहा है कि एक बाहरी ट्यूब है और एक आंतरिक ट्यूब है, इसके बीच का जो एरिया है ये किससे भरा होता है। तो यह जो होता है वह कांच ट्यूब होती है, कांच की एक ट्यूब होती है, नली नुमा होता है, इसी से ये भरा होता है। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है, तो फिर यहाँ पे कांच तंतु बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में गैल्वेनाइज्ड स्टील कवच के उद्देश्य क्या होता है। जब हम केबल का यूज करते हैं तो उसमें हम यूज जो करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन कहा है कि गैल्वेनाइज स्टील। अब केबल का जब हम संरचना तैयार करते हैं तो उसमें होता क्या है, तो सब LPC होता है, सब LPC हो जाता है। अब ये देखिए सी जो है ना ये कोर है, अब वो केबल जो है एल्युमिनियम की कोर का है, कॉपर की कोर का है, तो ये कोर हो जाता है। जस्ट इसके ऊपर पेपर इंसुलेशन होता है, पेपर इंसुलेशन के ऊपर जस्ट जो ऊपर आएगा लेयर उसे हम लेड सीट कहेंगे। लेड सीट का दूसरा जो नाम होता है वो मेटालिक सीट होता है और लेड सीट या मेटालिक सीट के ऊपर जस्ट ऊपर जो होता है वीडिंग होता है और वीडिंग के ऊपर सर्विंग होता है, आर्मरिंग होता है और आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग होता है। यानी सबसे जो बाहरी लेयर होती है ये सर्विंग होती है, जो वायुमंडल के प्रभावों को सहन करने के लिए या वायुमंडल के जो संपर्क में केबल में जो लेयर आती है वो सर्विंग आती है। अब देखिए लेड सीट जो होता है इसका यूज केबल में है क्या, तो केबल के आंतरिक कोर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए हम लेड सीट का यूज करते हैं। अब लेड सीट के ऊपर एक बीडिंग लेयर आती है, तो बीडिंग लेयर का काम क्या होता है, तो बीडिंग लेयर का जो काम होता है वह लेड सीट को यांत्रिक चोट और खरोच से बचाने के लिए बीडिंग का प्रयोग किया जाता है। बीडिंग ध्यान रखिएगा, बीडिंग जो है संपूर्ण केबल को यांत्रिक चोट और खरोच से नहीं प्रोटेक्ट करेगा, सिर्फ लेड सीट या मेटालिक सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए बीडिंग का यूज किया जाता है। और संपूर्ण केबल को यांत्रिक चोट और खरोच से बचाने के लिए हम आर्मरिंग का यूज करते हैं। आर्मरिंग जो होती है GI या स्टील की पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। तो ये आर्मरिंग जो ऐसी लेयर है वो पूरे केबल को प्रोटेक्ट करेगी।
अब इसमें दो क्वेश्चन और बनते हैं कि जो वोल्टेज का स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इस कोर पे होता है, सबसे ज़्यादा कंडक्टर के सरफेस पे होगा, और सबसे मिनिमम जो हो जाएगा वो कहाँ पे होगा, तो वह लेड शीट पर होता है। फिलहाल यहाँ पे गैल्वेनाइज स्टील का यूज़ क्या हुआ, तो हमने बताया गैल्वेनाइज स्टील जो होगी यही आर्मरिंग बनेगी। अब आर्मरिंग का काम क्या है, संपूर्ण केबल को यांत्रिक चोट और खरोंच से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइज स्टील का प्रयोग करते हैं, और ये लेयर जो आएगी वह आर्मरिंग ही लेयर होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राथमिक सेल का है। आपको दिए गए ऑप्शनों में से ये चूज करना है कि कौन सा ऐसा सेल है जो प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। अब निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल का दूसरा नाम एडिशन सेल होता है, इसका दूसरा नाम एल्कलाइन सेल होता है। तो ये तो जो है ना ये सेकेंडरी सेल का है। लेड एसिड सेल ये भी सेकेंडरी सेल है। क्षारीय सेल ये भी सेकेंडरी सेल है। वोल्टाइक सेल जो होता है ये प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल इसका है क्या, तो वह सेल जो रिचार्जेबल होता है वह सेकेंडरी सेल होता है, और वह सेल जो रिचार्जेबल नहीं होता है वह प्राइमरी सेल होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वोल्टाइक सेल जो होता है इसका ईएमएफ जो होता है वह 1.08 वोल्ट होता है। वैसे भी याद रखिएगा प्राइमरी सेल जो होता है इसका ईएमएफ जो होता है कम होता है मुकाबले सेकेंडरी सेल के। और एक चीज़ और याद रखिएगा, प्राइमरी सेल जो होता है इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कि जब डायनोमीटर उपकरण का उपयोग वोल्टमीटर के रूप में किया जाता है तो स्थिर और चल कुंडलियां डॉट डॉट के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें गलती होने का चांसेस बहुत है। देखिए ये कहा है कि स्थिर, अब डायनोमीटर टाइप वोल्टमीटर है तो इसमें दो कॉइल होगी, एक तो होगी फिक्स्ड कॉइल और एक जो होगी मूविंग कॉइल। अब फिक्स्ड कॉइल का दूसरा नाम जो होता है वो करंट कॉइल होता है, और मूविंग कॉइल का दूसरा नाम प्रेशर कॉइल होता है। अब ये फिक्स्ड कॉइल जो होती है इसमें जो वायर यूज किए जाते हैं ये मोटा वायर होता है और टर्न जो होगा कम हो जाएगा। मूविंग कॉइल जो होती है ये पतला तार होता है और इसमें टर्न ज़्यादा होते हैं। तो पतला वायर है मूविंग कॉइल में, इसका मतलब है कि पतला वायर है, इसका मतलब है कि रजिस्टेंस जो है वह ज़्यादा है, करंट कम हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो स्थिर और चल कुंडली, चल कुंडली यानी मूविंग कॉइल, तो मूविंग कॉइल के डॉट डॉट के श्रेणी में जुड़ा होता है। मूविंग कॉइल जो है उसके सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो कैसा जुड़ा होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस जुड़ा होगा वह हायर मान का रेजिस्टेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रतिरोध वाला रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रिंटेड परिपथ बोर्ड पर लघु घटकों को सोल्डरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। प्रिंटेड सर्किट पर हमें सोल्डरिंग करनी है तो उसमें हम किस सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं आपको आंसर करना है। सोल्डरिंग अगर तकनीक पे जाएंगे तो सोल्डरिंग आयरन द्वारा सोल्डरिंग होती है, इसके बाद सोल्डरिंग ब्लो लैंप द्वारा सोल्डरिंग होती है, इसके बाद स्वीट सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग गन द्वारा सोल्डरिंग होती है, इसके बाद डीप सोल्डरिंग होती है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जिसे हम पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो या टीनिंग कार्य हो, इसमें जो हम सोल्डरिंग यूज करते हैं ये डीप सोल्डरिंग या वेव सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। अब इसी का क्यों यूज किया जाता है ये इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखिएगा इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग करने की पॉसिबिलिटी होती है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे सोल्डरिंग करने के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि अपनाई जाती है,
तो वह सोल्डरिंग विधि जो होती है वो दो होती है, डीप सोल्डरिंग या वेट सोल्डरिंग। इसमें हमें एडवांटेज ये होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोलिंग करने की हमें हमारे पास आसानी होता है या होता है। तब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर इसमें एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर कहीं भी सर्विसिंग और मरम्मत कार्यों में किस प्रकार की सोल्डरिंग का यूज किया जाता है, तो उस केस में होता है सोल्डरिंग गन द्वारा सोल्डरिंग। तो इसको भी आप सब जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि मापक उपकरणों में प्रभाव त्रुटि का कारण है। कहने का क्वेश्चन ये मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में जो प्रभाव त्रुटियां होती है वह किसके अंतर्गत काउंट की जाती है। तो प्रभाव त्रुटि जो होती है ये इन्फ्लुएंस एरर के अंतर्गत आता है, अर्थात वह त्रुटि जो वातावरणीय इफेक्ट के कारण उस इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया तो वह इन्फ्लुएंस एरर होता है, प्रभावी त्रुटि होती है। अब इसमें क्या है, जैसे वायुमंडल का टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर वो इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग हो गया, मतलब ताप से प्रभावित हो गया, दाब से प्रभावित हो गया, एयर से प्रभावित हो गया और नमी से प्रभावित हो गया। तो जितने भी वातावरणीय इफेक्ट हैं उससे अगर इंस्ट्रूमेंट प्रभावित हो रहा है तो वो जो एरर आएगा वह इन्फ्लुएंस एरर में आता है, पर्यावरण त्रुटि में, यानी ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण प्रभाव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि सिरोपरी लाइन के तुलना में भूमिगत केबल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ओवरहेड लाइन है और ओवरहेड लाइन के मुकाबले आपको अंडरग्राउंड केबल में आपको सही स्टेटमेंट चुनना है और आंसर करना है। पहला जो कह रहा है स्टेटमेंट कि भूमिगत केबल के लिए अधिक अनुक्षरण लागत की आवश्यकता होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका अंडरग्राउंड आप वायरिंग करते हैं, केबल को बिछाते हैं तो उसमें प्रारंभिक कास्ट ज़्यादा आती है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कास्ट जो है वो भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें फॉल्ट जो है वो कम आता है। तो फॉल्ट कम आता है यानी उसको अनुरक्षण मतलब रख रखाव देखभाल की कम आवश्यकता होती है, जबकि ये कह रहा है कि आवश्यकता इसमें होती है। ओवरहेड लाइन में आवश्यकता पड़ती है देख रेख की, लेकिन अंडरग्राउंड में नहीं होती है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा जो है कि तूफान बिजली गिरने से भूमिगत केबल के क्षतिग्रस्त होने की अधिक संभावना होती है, नहीं, ओवरहेड लाइन को अधिक क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, अंडरग्राउंड को नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला जो है कि भूमिगत केबल में बेहतर वोल्टेज विनिमय होता है, मतलब कि ओवरहेड लाइन के मुकाबले अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन हमें बेहतर मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब ये कह रहा है डी नंबर कि भूमिगत केबल की प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है, ये भी गलत है, प्रारंभिक लागत अंडरग्राउंड केबल की ज़्यादा होती है। अब इसमें याद रखिएगा कि अगर ओवर हेड लाइन है तो इसका सर्ज इम्पिडेंस कितना होगा, तो याद रखिएगा 400 ओम से 600 ओम होता है। इसके बाद अंडरग्राउंड केबल का अगर पूछे, अंडरग्राउंड यूजी केबल की बात करें तो इसका सर्ज इम्पिडेंस कितना होता है, तो 40 ओम से 60 ओम होता है। अगर ट्रांसफार्मर का सर्ज इम्पिडेंस पूछे तो आप क्या बताएंगे, ट्रांसफार्मर के लिए 1000 से 2000 ओम हो जाता है ट्रांसफार्मर के केस में। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रारंभिक प्रज्वलन वोल्टता प्रदान करने के अलावा सोडियम वाष्प लैंप में जो लीकेज ट्रांसफार्मर यूज होता है वह किस में मदद करता है। याद रखिएगा सोडियम वेपर लैंप जो है उसमें लीकेज ट्रांसफार्मर का यूज जो किया जाता है वह कार्यकारी जो करंट होती है उसमें कंट्रोलिंग का काम यह लीकेज ट्रांसफार्मर भी करता है। ऑप्शन नंबर जो है डी कार्यशील करंट को सीमित करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम वेपर लैंप है तो इसमें याद रखिएगा इसमें दो गैस का यूज किया जाता है, एक तो होता है कि सोडियम
के दाना होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा, और एक जो हो जाएगा नियॉन गैस हो जाएगी। इसके बाद सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी की बात करें एलईडी को छोड़ करके, तो इसकी इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा होती है 110 ल्यूमेन प्रति वाट, और इसकी जो ऑपरेटिंग इसकी लाइफ की बात करें तो 6000 घंटे इसकी लाइफ हो जाती है। और इसे यूज़ करने की बात करें तो इसे हॉरिजॉन्टली यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ जिसे हम रिलेक्टेंस बोलते हैं और पारगम्यता जिसे हम परमिएबिलिटी कहते हैं, विद्युत परिपथ में क्रमशः डॉट 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 के सदृश होंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैग्नेटिक सर्किट में प्रतिष्ठंभ है यानी मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस है, तो वह इलेक्ट्रिकल सर्किट में वह किसके समान होगा? तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस के समान होगा। अगर मैग्नेटिक सर्किट में पारगम्यता है यानी परमिएबिलिटी है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो क्या हो जाएगा? तो वह कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? चालकता हो जाएगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो जाएगा और पारगम्यता यानी चालकता हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहीं तक क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। यूपीपीसीएल की किसी शिफ्ट में ये पूछा था कि रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है। रिलक्टेंस को हम आरएम से रिप्रेजेंट करते हैं और आरएम इक्वल टू एफएम अपन फाई हो जाता है, और एफएम जो है ये एमएमएफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, तो इसका फार्मूला एन आई हो जाएगा अपन फाई हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मात्रक बनाएंगे तो एन तो है टर्न और आई जो है एम्पियर, तो ये एम्पियर टर्न अपन वेबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा रिलक्टेंस का जो मात्रक होगा एम्पियर टर्न बाई वेबर, या इसका एक और मात्रक होता है हेनरी इनवर्स। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट का यूपीपीसीएल 17 को एग्ज़ाम है वो कंप्लीट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख करके जाएं। एग्ज़ाम में आपको बहुत कुछ सीखने को इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत बेनिफिट भी होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।